दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा एवं ताप का चैप्टर। और हम जो है तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि हमको बार बार तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक बार कंटेंट ऐसे पढ़ो कि फिर उसको रिवीजन करने बस का रह जाए। इस तरह सिलेक्शन करना होगा, ठीक है ना। बार बार कई बुकों को, नए नए बुकों को पढ़ना अच्छी बात नहीं है। हम कई सारे बुकों को एक जगह, सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह जब लिख लेते हैं तो इसमें हमारा रिवीजन भी अच्छे से होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छे से होगा, है ना। तो ऊष्मा और ताप में हम अगर एक बार बढ़िया से नोट्स पढ़ लेंगे, फिर आप देखेंगे एमसीक्यूज आपको बताएंगे कि जो एमसीक्यूज हम करेंगे वो सारे नोट्स के अंदर सिलेबस में रहेगा। जो एमसीक्यूज हमको लगता है कि ये सिलेबस से थोड़ा बाहर टाइप का लग रहा है, उसको हम अलग से एमसीक्यूज कर लेते हैं। इस तरह चैप्टर कंप्लीट होता था, ठीक है। तो हम ऊष्माधारिता पढ़ रहे थे। ऊष्माधारिता क्या होता है, देखो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग टीचर की तरह से नहीं पढ़ेंगे कि हमको बस टीचर वाली बात पढ़ा। हम लोग स्टूडेंट होते हैं, हमको ऐसी चीज़ें समझ में आने, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें ही समझ पाते हैं ना। हम भी आपके जैसे कुछ नहीं समझने वाले होते। आप समझ रहे हो, अच्छी बात है। हमने भी कई बार पढ़ने के बाद समझने की कोशिश की, ठीक। तो ऊष्माधारिता अब ऐसे हम समझते थे कि देखो, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप, कोई वस्तु आपने लिया, कोई भी वस्तु, उसका टोटल जितनी बड़ी वस्तु है उसका सभी का, उसका कुल द्रव्यमान का, मान लो आपने एक ईंट लिया, एक ईंट का, मान लो आपने एक कुछ ले लिया, मिट्टी ले लिया, उस पूरी मिट्टी का, मतलब जितनी चीज़ लो उस सब का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक। मतलब अलग अलग वस्तु की ऊष्माधारिता अलग होगी। अलग अलग वस्तुओं के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग अलग ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पानी को बढ़ाने के लिए अलग होगी, बर्फ़ को बढ़ाने के लिए अलग होगी, कांच को बढ़ाने के लिए अलग होगी, लोहे को बढ़ाने के लिए अलग होगी। मतलब इस तरह ऑक्सीजन किसी गैस को बढ़ाने के लिए अलग होगी। तो क्या होता है ऊष्माधारिता, C बराबर Q अपान डेल्टा टी। Q क्या है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, और T क्या है, डेल्टा टी, ताप में वृद्धि। इतने ताप में वृद्धि करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की देनी पड़ी, ठीक। बस इसको मात्रक ध्यान रखना है, जूल प्रति केल्विन। कैसे जूल हुआ, दी गई ऊष्मा, ऊष्मा का जूल होता है, और ताप में वृद्धि माने ताप परिवर्तन, ताप का केल्विन होता है। तो कुछ याद ही नहीं करना होता है। तो इस तरह हमारा ऊष्माधारिता क्या हुआ, कंप्लीट। अब इससे क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा कि ऊष्माधारिता का मात्रा क्या है, या तो पूछेगा कि किसी वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, तो ऊष्माधारिता बोला जाएगा, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे, ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के 3 नियम थे, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का क्या नियम कहता है, ऊष्मागतिकी का नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर हम किसी निकाय को, अगर हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें, कितनी ऊष्मा दें, Q ऊष्मा दें, तो उसका क्या होता है, कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष भाग W कार्य करने में व्यय होता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को या किसी निकाय को ऊर्जा देंगे तो टोटल ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं होगी, कुछ उसके निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही है इसका Q का मतलब होता है डेल्टा U अपान W। बस इतना ही ध्यान रखना। और इतना ध्यान रखना, ऊर्जा का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। ऊर्जा संरक्षण नियम का कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के विभिन्न निकाय हैं, कुछ चक्रीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, समदाबी दुर्दोष। तो इसको हमको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस इतना जानना है कि हमको ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम देखेंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है, इसको भी याद रखना है, बहुत सिंपल है। इस नियम के अनुसार ऊष्मा का जो प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, बाह्य बल अगर अनुपस्थित है तो। मतलब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एकदम सिंपल है, एकदम प्रैक्टिकल है कि अगर दो निकाय हैं तो जिसमें अधिक ऊष्मा होगी तो उसका प्रवाह कम ऊष्मा वाले की ओर होगा। ये तो हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखना होगा हमको कि कौन सा नियम है तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% हो सकती है? नहीं, 100% कोई भी का मशीन अपना 100% काम नहीं करेगी, उसकी दक्षता 100% नहीं होगी, तो वो 100% से थोड़ी कम होगी। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या परिभाषित करता है? तो एंट्रोपी को परिभाषित करता है। बस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से इतना ही पढ़ना है। किरचॉफ का नियम बहुत अच्छा है, इसको हमको पढ़ लेना है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होगी वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी। इससे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम ऐसे एकदम बेसिक समझ लेते हैं कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा ऊष्मा लेगी उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा निकालेगी। जैसे काली जो वस्तु होती है वो ज़्यादा ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेती है और सफ़ेद वस्तु कम करती है। तो इसी से प्रश्न बनता है, काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है, क्यों? क्योंकि काली प्याली ऊष्मा सबसे ज़्यादा अवशोषक है, तो इसीलिए उत्सर्जक भी उसको सबसे पहले होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा किरचॉफ नियम से। फिर एक कृष्ण पिंड आप देखेंगे, इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, किरचॉफ के सिद्धांत पर, और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं। तो इसको हम देखेंगे कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी क्या होती है। कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी, देखो ऐसा पिंड जो सारी ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित करता है कृष्ण पिंड कहलाता है। मतलब जितनी भी ऊष्मा है सारी ऊष्मा को अवशोषित करता है। अब देखो सबसे अच्छा अवशोषक काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है, क्यों? क्योंकि 95% ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान रखना, काली वस्तुएं जितना ज़्यादा काली होगी उतनी ही ज़्यादा अवशोषक होंगी। काले आदमी को गर्मी अधिक लगती है, क्वेश्चन पूछता है क्यों? क्योंकि काले आदमी ऊष्मा को सूर्य की जैसी ऊष्मा आई, गर्मी आई तो उसको ज़्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए काले लोगों को ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी के दिनों में इसीलिए काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सफ़ेद कपड़ों का उत्सर्जन अवशोषण कम होता है, तो उत्सर्जन भी कम होगा। ठंडी में काले कपड़े पहनना चाहिए, गर्मी में सफ़ेद, ये भी ठीक है। छाता ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काला होना चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग कम अवशोषित करेगा ऊष्मा को। ठीक, तो ऊपर कर दिया और नीचे काला किया ताकि गर्मी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा कम गर्मी अवशोषित वो करे, रिटर्न करे। तो हमेशा ध्यान रखना सफ़ेद ऊपर होगा गर्मी छाता में। ठीक, तो इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट, एकदम बेहतरीन जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उतना एकदम कंफर्म रहना चाहिए। फिर जब हमने पढ़ लिया उधर तो विशिष्ट ऊष्मा भी हमने पढ़ा था, मतलब ऊष्माधारिता हमने पढ़ा था। अब हम विशिष्ट ऊष्माधारिता देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? ऊष्माधारिता कि किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का, इस शब्द को ध्यान रखना, कुल द्रव्यमान का, अगर कुल द्रव्यमान का ताप बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस तो उसे ऊष्माधारिता बोलोगे। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है कि किसी वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान का, कोई भी वस्तु लो और उसके 1 ग्राम द्रव्यमान को निकालो, फिर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, तो उस तापमान को क्या कहेंगे? और उसका अवस्था परिवर्तन ना हो, ऊष्मा की मात्रा उतना होनी चाहिए कि अवस्था परिवर्तन ना हो जाए, ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस, तो उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो विशिष्ट जुड़ गया, इसका मतलब उस पदार्थ के केवल 1 ग्राम को लेना है हमको। ठीक है, यम द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु लेंगे और उसमें थीटा मतलब क्यू डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी एमएस थीटा होगी। यह यस बराबर क्या हो जाएगा? यस क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यस बराबर हो जाएगा Q/ms। तो Q क्या होता है? Q क्या होता है? ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक जूल। m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ये जो होता है ताप होता है डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन होता है। तो हम असाई मात्रक जल्दी से आराम से बता सकते हैं कि जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। क्यों? क्योंकि किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना। तो एसआई मात्रक हमको याद रखने की ज़रूरत अलग से नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो ऊष्माधारिता ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा में क्या अंतर है? ऊष्माधारिता जो होती है तो उसमें टोटल कुल द्रव्यमान लिया जाता है और विशिष्ट में 1 ग्राम। अब इसी क्वेश्चन क्या आते हैं
सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी होती है? हाइड्रोजन की। उसके बाद जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च इसलिए होती है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? उच्च होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो वाहनों के रेडिएटर में किसका यूज किया जाता है? जल का। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है ज़्यादा होती है, तो इसलिए ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसको यूज किया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होनी चाहिए और चालकता उच्च होनी चाहिए। अब लेटेंट हीट आप देखो, ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ये भी आता है कि लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, तापमान को स्थिर रखते ही अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा, तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। एम द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु है उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए क्यू ऊष्मा हो तो क्यू बराबर ml होता है। भाप से देखो, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है? भाप से जलन अधिक होती है, गर्म पानी की तुलना में भाप से जलन अधिक होती है, क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान रखना, गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा से कई सारे क्वेश्चन बना बना के पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी और 100 डिग्री सेल्सियस भाप, तो किसमें ज़्यादा हीट होगी? इसमें होगी तो भाप वाले में ज़्यादा होगी। ठीक। अब हम देखते हैं कि सुचालक, कुचालक और ऊष्मारोधी क्या होती है। हर टॉपिक को उस चैप्टर से कवर कर लिया जाता है, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन बने तो हमारे से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, ऊष्मारोधी क्या होता है? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। देखो, सुचालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सुचालक क्या होते हैं, या कि जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह होता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो सुचालक बोलते हैं। और सुचालक होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुचालक होने का कारण है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है। कुछ चालक होते हैं कि विद्युत का प्रवाह उसमें नहीं होगा, और ऊष्मारोधी होगा कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह का अवरोध करता है, ऊष्मारोधी कहलाता है। देखो, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ये सारे क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि कुछ चालक चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, रबड़, काजर, ऐसे ही ऊष्मारोधी भी प्लास्टिक, काजर, कवाच, बैकलाइट, शुष्क हवा, बबर। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा, 4 एग्जाम्पल देगा, इसमें से कौन कुचालक है, इसमें से कौन ऊष्मारोधी है, इसमें से कौन सुचालक है, सुचालक होने का क्या कारण है उसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ये सारे क्वेश्चन बस इसी से घुमा फिरा के आपको पूछेगा। तो आप अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़े रहोगे तो फिर दिखाएंगे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। पुराने क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर भी, न्यू क्वेश्चन भी। अब देखो, एक एक क्वेश्चन को हम इसलिए करें हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे और यही कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो क्वथनांक पूछेगा कि वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है वाष्प बन जाता है, कोई द्रव वाष्प बन जाता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का। तो और इस ताप पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है। तो क्वथनांक मतलब होता है कि कोई पदार्थ उबालना शुरू हो जाता है उस ताप पर, तो क्या होता है? उसे क्वथनांक कहते हैं। जब क्वथनांक वायु दाब बढ़ेगा, वायु का दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक। पानी का क्वथनांक का ध्यान रखना, पूछता है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों पूछता है ना। और इसको केल्विन में भी पूछेगा तो अपने आप बदल दोगे, क्योंकि हमने फार्मूला बता चुका हूँ। अब हिमीकरण शब्द पूछता है, हिमीकरण क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव जो है ठोस में बदल जाता है, कोई द्रव है वो ठोस में बदल गया, जैसे पानी जो है बर्फ बन गया, तो वो हिमीकरण हो जाता है। ऐसे इसका उल्टा होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में हो जाते हैं। यहाँ द्रव से ठोस गया, फिर ठोस से पिघलकर द्रव हो गया, तो वो उसका गलनांक कहलाता है कि किस ताप पर वो गल गया। इससे क्वेश्चन पूछता है वाष्पीकरण का। इन सबको कॉन्सेप्ट को, परिभाषाओं को ध्यान इसलिए रखना, इसी से क्वेश्चन बन जाता है ना। वाष्पीकरण क्या है? किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित कर देना वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व के यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित कर देना। अब देखा, वाष्पीकरण कब होता है, किस ताप पर? तो यह समस्त ताप पर होता है। क्वेश्चन पूछा भाई डायरेक्ट, क्यों? समस्त ताप पर, मतलब हर ताप पे वाष्पीकरण होगा। अगर ज़्यादा ताप है तो फिर ज़्यादा होगा, कम ताप है तो कम होगा, लेकिन होगा हर टाइम वाष्पीकरण। ठीक थी। क्वेश्चन पूछा है, यह एक सतही परिघटना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पीकरण कैसी घटना है? सतह से ना। वाष्पीकरण कैसे होता है? सतह से होता है।
रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा रहता है, ये भी किसके कारण होता है, वाष्पन के कारण, वाष्पीकरण के कारण होता है। गर्मी में पंखा चलाने पर राहत होती है, क्यों, ये भी वाष्पीकरण के होता है। और वाष्पीकरण जितना हमने सारी चीज़ें चालन संवहन विकिरण सब कुछ पढ़े, उसमें सबसे धीमी प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, सबसे धीमी प्रक्रिया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वाष्पीकरण कैसी क्रिया है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषित करके ना वाष्प में बदलता है। तो इस तरह से हमको देखो दोस्त एक एक चीज़ों को ऐसे कवर करना है, फिर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे ही हम जब फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। जैसे अब संघनन देखें, संघनन भी देख लो क्या होता है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संघनन एक प्रक्रिया है, वहाँ तो 4 ऑप्शन देगा, तो हमको क्या करना है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन करेंगे। उस ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पूछेगा तो जान पता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, नष्ट की जा सकती है, वह परिवर्तन होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोल दोगे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। आर्द्रता मापी में जल वाष्प की मात्रा का मापन किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन हम अभी और ऐड कर देंगे, जो क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक के हमारी थ्योरी से नहीं होती, नए क्वेश्चन लगते हैं, तो उनको हम बाहर ऐड कर लेते हैं और उसको पढ़ाते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, तो